आज 71st बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन था और मैं आशा करता हूं कि आपका ये एग्जाम अच्छा गया हो, है ना। तो वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन पेपर एंड आज मैं आपसे ज्योग्राफी और फिजिक्स के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, है ना। अ, जो आंसर है उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले पेपर का क्या ट्रेंड था उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इस बार का पेपर बीपीएससी का बहुत ही बैलेंस्ड, यानी आप इसे ना तो इजी कह सकते हैं ना ही मॉडरेट कर सकते हैं, है ना। ओवरऑल पेपर को अगर देखा जाए तो मॉडरेट टू हार्ड था पेपर, है ना। मॉडरेट टू हार्ड था। कुछ सेक्शन बहुत ही अच्छे पूछे गए, इन डेप्थ पूछा गया, यानी बीपीएससी ने इंडिकेशन दिया है कि आगे जो है वो बीपीएससी आपको चौंकाने वाला है। और साथ ही साथ आपका जो प्रिपरेशन होना चाहिए वो इन डेप्थ प्रिपरेशन होना चाहिए, ना कि सुपरफिशियल प्रिपरेशन होना चाहिए। यानी प्रत्येक सब्जेक्ट को आपको डिटेल में एनालिसिस करके पढ़ना होगा, है ना। फैक्चुअल बेस्ड स्टडी आगे काम नहीं आने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। ज्योग्राफी से लगभग 15 to 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं और ज्योग्राफी इजी टू मॉडरेट पूछा गया है। ज्योग्राफी सेक्शन थोड़ा आसान पूछा गया है, फैक्चुअल पूछा गया है, लेकिन अगर फैक्ट्स को एनालाइज करें तो आपको पता चलेगा कि ये फैक्ट्स ट्रिकी फैक्ट्स हैं, यानी वैसे फैक्ट्स हैं जो डीप एनालिसिस, डीप स्टडी के बाद ही आपको पता चल पाएंगे, है ना। साइंस की बात करें तो साइंस मॉडरेट टू हार्ड था, जिसमें फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। फर्स्ट टाइम बीपीएससी ने न्यूमेरिकल पूछा है फिजिक्स में। ये एक बहुत ही चौंकाने वाला फैक्ट है कि फर्स्ट टाइम बीपीएससी ने फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स पूछे हैं। और न्यूमेरिकल्स तभी सॉल्व हो पाएंगे जब आपके पास इन डेप्थ नॉलेज होगा और साथ ही साथ आपने प्रैक्टिस की होगी। तो आगे के लिए बीपीएससी ने इंडिकेट कर दिया है कि आपको इन डेप्थ स्टडी करना है, सुपरफिशियल स्टडी से काम नहीं बनने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ ज्योग्राफी सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इज मैजिनॉट लाइन, है ना। मैजिनॉट लाइन एग्जिस्ट बिटवीन विच कंट्रीज। मैजिनॉट लाइन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। मैजिनॉट लाइन ये फ्रांस और जर्मनी के बीच ये लाइन एग्जिस्ट करता है। Actually, Maginot Line is the site of heavy installation of bunkers and weapons, है ना। ये जो मैग्नेट लाइन्स है ये फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर के पास फ्रांस के द्वारा हैवी इंस्टॉलेशन किया गया है वेपन्स और बंकर्स का। और स्पेशली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये इंस्टॉलेशन किया गया था और इसी लाइन को मैजिनॉट लाइन कहा जाता है। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद फ्रांस ने जर्मनी के बॉर्डर के पास हैवी इंस्टॉलेशन किया वेपन्स और बंकर्स का, है ना। इसी लाइन को मैजिनेट लाइंस कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, फ्रांस एंड जर्मनी। सेकंड क्वेश्चन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। कई बार मैंने क्लास में डिटेल एनालिसिस कराया है व्हाट इज स्ट्रेट, स्ट्रेट क्या होता है ना। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में भी हमने डिस्कस किया। A strait is a water body या a stretch of water. A strait is the a stretch of water that connect two water bodies and meanwhile separate two land masses. A strait यानी जल डबरू मध्य एक ऐसा स्ट्रेच है वाटर का, एक ऐसी वाटर बॉडी है जो दो बड़े ओशन को कनेक्ट करती है या गल्फ को कनेक्ट करती है और लैंड मासेस को सेपरेट करती है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ईरान और ओमान को सेपरेट करता है और रेड सी सॉरी द पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है। ये दो वाटर बॉडीज हैं, पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। मैंने बताया था गल्फ क्या होते हैं, गल्फ, वे, बाइट, क्रिक। ये क्या है, जब वाटर बॉडीज लैंड में इंक्रोज करे और वाटर जो है वो लैंड एरिया में घुसकर, है ना, एक वाटर बॉडी का फॉर्मेशन करे, उसे गल्फ कहा जाता है। तो द पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान ये दोनों वाटर बॉडीज हैं। इन दोनों वाटर बॉडीज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट करता है और ईरान और ओमान को या ईरान और
जो अरेबियन पेनिनसुला है उसको सेपरेट करता है। तो स्टेट ऑफ हॉर्मस कनेक्ट्स पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। मैंने क्लास में इसे डिटेल में डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो द राइट ऑप्शन 52 नंबर बी, राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज ग्राउंड जीरो? एक्चुअली ग्राउंड जीरो इज द साइट, वो ग्राउंड जीरो ऐसा साइट है जहां पर 9/11 का अटैक हुआ था अमेरिका में। यानी ये साइट न्यूयॉर्क में है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यहाँ एग्जिस्ट करता था और इसी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक किया गया था, 9/11 का अटैक, जो कि बहुत ही फेमस अटैक था। इसी साइट को ग्राउंड जीरो कहा जाता है। तो ग्राउंड जीरो, वेयर इज ग्राउंड जीरो? न्यूयॉर्क। सो द राइट ऑप्शन इज ए, राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following isthmus has been known as devil snake? तो फर्स्ट ऑफ ऑल isthmus क्या होता है? मैंने क्लास में बताया है, इसको डिटेल में डिस्कस किया है। isthmus इज अ लैंड बॉडी। जैसे स्ट्रेट जो है वो वाटर बॉडी था, isthmus एक लैंड बॉडी होता है जो टू लैंड मासेस को कनेक्ट करता है और साथ ही साथ दो वाटर बॉडीज को सेपरेट करता है, यानी स्ट्रेट का जस्ट अपोजिट isthmus। तो isthmus, किस isthmus को डेविल स्नेक कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन इज क्रा, क्रा isthmus। ऑप्शन इज ए, क्रा isthmus कनेक्ट थाईलैंड, है ना? क्रा isthmus कनेक्ट थाईलैंड विद मलाया पेनिनसुला, मलाया पेनिनसुला। यानी मलाया पेनिनसुला को थाईलैंड से कनेक्ट करता है, यानी एशिया के मेन लैंड को मलाया पेनिनसुला से कनेक्ट करता है isthmus, क्रा isthmus। और ये अभी न्यूज में फेमस था क्योंकि क्रा isthmus पर एक कैनल बनाने की बात हो रही है, कैनल, ताकि जो कनेक्टिविटी है ना, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया की जो कनेक्टिविटी है वो उसमें सुधार आए। तो ये क्रा isthmus, राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लदाख। मैंने क्लास में बताया है कि लदाख इज अ टाइप ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग, यानी राइट ऑप्शन इज बी। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होता है? जिसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। यानी जंगल को हम काटते हैं, फिर उस पे एग्रीकल्चर करते हैं, और जब उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है तो उसे हम फिर छोड़ देते हैं, फिर नए जगह पर जाते हैं, जंगल को बर्न करते हैं, फिर वहां पे एग्रीकल्चर करते हैं, फिर वो लैंड जब उसकी फर्टिलिटी कम होती है फिर दूसरे जगह पे शिफ्ट होते हैं। इसी को शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहा जाता है। झूम कल्टीवेशन, जो इसका लोकल नेम है, झूम कल्टीवेशन। तो लदांग भी एक तरह का क्या है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, बी। तो राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड? मजौली आइलैंड विच इज लोकेटेड ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर। मजौली आइलैंड जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है वो विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है ना? तो राइट ऑप्शन इज ए। ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन फॉर ब्रेडेड चैनल, ब्रेडेड चैनल, ब्रेडेड चैनल मतलब गुथा हुआ चैनल। और इस ब्रेडेड चैनल होने के कारण, यानी ब्रह्मपुत्र रिवर का चैनल कैसा है? ब्रेडेड, गुथा हुआ, जिसके कारण कई सारे रिवरीन आइलैंड्स का फॉर्मेशन होता है। उसमें से एक रिवरीन आइलैंड्स है मजौली आइलैंड्स, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है ना, रिवर आइलैंड है। तो राइट ऑप्शन इज ए। ये भी मैं क्लास में बता चुका हूं। द सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ इंडिया, मैंने क्लास में डिस्कस किया था कि सेकंड लार्जेस्ट रिवर, इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन गंगा के बाद गोदावरी है, जिसे साउथ की गंगा भी कहा जाता है ना? तो गंगा के बाद, आफ्टर गंगा, गोदावरी रिवर बेसिन इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ इंडिया। तो राइट ऑप्शन इज सी। इसे साउथ की गंगा भी कहा जाता है ये पेनिनसुलर रिवर्स, गंगा हिमालयन रिवर्स है, लेकिन गोदावरी रिवर बेसिन जो है ना, वो गंगा रिवर बेसिन के बाद सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन। रिवर बेसिन क्या होता है? रिवर बेसिन इंक्लूड्स द लैंड, द एरिया ऑफ मेन रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। यानी जो मेन नदी है और उसकी ट्रिब्यूटरी सहायक नदी है ना, उस क्षेत्र को इंक्लूड को मिलाएंगे तो वो बनता है रिवर बेसिन। तो गोदावरी रिवर बेसिन इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन आफ्टर गंगा। लार्जेस्ट रिवर बेसिन कौन है इंडिया में? गंगा। सेकंड लार्जेस्ट गोदावरी। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 58 नंबर, which of the following is the place of confluence of Alaknanda and Bhagirathi?
क्लास में मैं डिस्कस कर चुका हूं, अलकनंदा और भागीरथी। एक्चुअली होता क्या है, अलकनंदा इधर से आती है और यहाँ से भागीरथी निकलती है और यहाँ से अलकनंदा निकलती है और दोनों देवप्रयाग में दोनों का मिलन होता है और इसके बाद जो कंबाइंड स्ट्रीम है उसे गंगा कहा जाता है। ये मैं क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। यानी अलक भागीरथी एंड अलकनंदा combines at देवप्रयाग। तो राइट ऑप्शन इज डी। तो ये सारे हमारे क्लास के नोट से हैं। क्लास में ये सारी चीजों को इस पे डिटेल डिस्कशन मैंने किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू वोल्केनिक आइलैंड्स इन इंडियन टेरिटरी। मैंने क्लास में बताया था कि भारत में दो वोल्केनिक आइलैंड्स हैं, नारकोंडम एंड बैरेन। नारकोंडम एंड बैरेन। नारकोंडम कैसा आइलैंड है? बैरेन इज एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो है, इंडिया में एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है बैरेन आइलैंड। एंड नारकोंडम कैसे है? डोरमेंट है, सुसुप्त अवस्था में चला गया है। सुसुप्त यानी बहुत दिनों से यहाँ पर इरप्शन नहीं हुआ है। तो नारकोंडम एंड बैरेन आइलैंड बोथ लाई इन अंडमान एंड निकोबार, है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये दोनों लाई करते हैं। तो राइट ऑप्शन इज डी। राइट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्ट ऑफ क्राफ्टिंग विच आइटम इन मेरठ हैज रिसीव्ड जीआई टैग। ये करंट से क्वेश्चन है, मेरठ के किस आइटम को जीआई टैग मिला है? दिस इज द राइट आंसर। ये ज्योग्राफी से नहीं है, करंट से सेक्शन से है। सीजर, सीजर के क्राफ्टिंग को, यानी राइट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया द टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर is in which city? Temperate forest research center means समशीतोष्ण वन रिसर्च सेंटर जो है, समशीतोष्ण वन के लिए जो रिसर्च सेंटर है वो इंडिया में शिमला में लाई करता है, हिमाचल प्रदेश में शिमला, है ना। तो राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट, कान्हा नेशनल पार्क, वेरी फेमस क्वेश्चन, है ना। इट इज एस्टेब्लिश्ड इन मध्य प्रदेश। कान्हा नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में एस्टेब्लिश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतक। मैंने क्लास में बताया है आपको कि लोकतक इज अ लेक, लोकतक इज अ लेक विच इज लोकेटेड इन मणिपुर। मणिपुर में ये लेक लोकेटेड है। और किस लिए फेमस है? लोकतक लेक इज अ फ्लोटिंग लेक, फ्लोटिंग लेक है ना। फ्लोटिंग लेक क्यों? क्योंकि संगाई डियर एक डियर है जिसका नाम है डांसिंग डियर। डांसिंग डियर जो है इस फ्लोटिंग लेक पर अपना घर बनाते हैं और इस पे डांस करते हैं, इसीलिए इस लेक को फ्लोटिंग लेक कहा जाता है ना। और ये फ्लोटिंग लेक, लोकतक लेक, कहाँ लाई करता है, कहाँ लोकेटेड है? मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी राइट आंसर क्या है? लोकतक इज ए लेक। राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्क सेंचुरीज कम अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर इन बिहार। बहुत ही फेमस क्वेश्चन, क्लास में मैंने डिस्कस किया है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। राइट ऑप्शन इज ए। यानी वाल्मीकि नेशनल पार्क में टाइगर रिजर्व है हमारे यहाँ बिहार में। सेकंड टाइगर रिजर्व कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिक्लेयर किया जाना है, जो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो 64 का राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग द स्टेट एनिमल ऑफ बिहार? बुल, वेरी इजी क्वेश्चन। राइट ऑप्शन इज ए। इन विच ईयर नालंदा यूनिवर्सिटी आर रिसेप्टेड इन बिहार? ये करंट से क्वेश्चन है या फिर हिस्ट्री से बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मनासा रिवर, है ना, बिहार ज्योग्राफी में हमने डिस्कस किया है इसको। कर्मनासा नदी, कर्मनासा नदी को के लोकेशन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कर्मनासा नदी है इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। कर्मनासा नदी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और इसका ओरिजिन जो है वो कैमूर प्लेटू में है, कैमूर हिल्स में है। यानी कहां पर है? कैमूर डिस्ट्रिक्ट, है ना, कैमूर डिस्ट्रिक्ट, कैमूर प्लेटू। कैमूर प्लेटू इज द पार्ट ऑफ विंध्यन प्लेटू। तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट में इसका ओरिजिन है, यानी राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार प्रोड्यूसेस, अभी मैंने हाल ही में क्लास में बताया है कि बिहार प्रोड्यूसेस 95% ऑफ पायराइट ऑफ होल इंडिया। यानी भारत में सबसे अधिक पायराइट का प्रोडक्शन बिहार करता है। पूरे भारत का 95% पायराइट बिहार में प्रोड्यूस होता है। पायराइट क्या है? पायराइट इज सल्फर कंपाउंड, जैसे कि कॉपर पायराइट या फिर आयरन पायराइट।
तो बिहार में जो पाइराइट मिलते हैं उनमें मैक्सिमम क्या है, आयरन पाइराइट मिलता है। तो राइट ऑप्शन इज 95, सी ऑप्शन। नेक्स्ट इज गोल्ड इज फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? वेरी इजी क्वेश्चन, जमुई डिस्ट्रिक्ट ए। मैंने बताया है आपको कि जमुई डिस्ट्रिक्ट में धारवाड़ रॉक मिलते हैं और मेटालिक मिनरल्स के मिलने के चांसेस धारवाड़ रॉक में होता है। और जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने जमुई में गोल्ड डिपॉजिट की बात कही है, गोल्ड डिपॉजिट को अप्रूव किया है। तो राइट ऑप्शन इज ए। 70 क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द बिहार कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट टाइप? वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, बट मैंने क्लास में डिस्कस किया है कि बिहार का अगर हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखें तो 24 डिग्री 20 मिनट से लेकर, है ना, 24 डिग्री 20 मिनट से लेकर लगभग कहां पर आता है, 28 डिग्री के आसपास। और ये रीजन किस चीज का है? ये रीजन है सब ट्रॉपिकल रीजन। सब ट्रॉपिकल, हमने डिस्कस किया है इसको, सब ट्रॉपिकल रीजन यानी उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो बिहार किस किस रीजन में लाई करता है? सब ट्रॉपिकल रीजन में। और बिहार इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय साउथ वेस्ट मॉनसून, इसलिए कहा जा सकता है कि मोस्ट ऑफ द बिहार कम्स अंडर सब ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। तो बिहार की क्लाइमेट क्या है? बी, सब ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ यहां पर आपने देखा ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट है, फैक्चुअल है, बट ट्रिकी फैक्ट पूछा गया है। यानी अगर आपके पास डेप्थ नॉलेज नहीं है, इन डेप्थ स्टडी आपने नहीं किया है, तो ये सारे जो फैक्चुअल क्वेश्चन है आपके गलत हो सकते हैं, है ना। नेक्स्ट जो सेक्शन हम डिस्कस करेंगे वो है फिजिक्स। फिजिक्स में फर्स्ट टाइम बीपीएससी ने न्यूमेरिकल्स पूछा है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, वी अप्लाई अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन on a wooden box and push it on the floor at constant velocity, the marginal friction force will be। यहां पे ये कॉन्सेप्ट है कि मार्जिनल फ्रिक्शन फोर्स इज आल्सो नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? एक बॉक्स पे अगर आप फोर्स अप्लाई करेंगे, जब तक ये बॉक्स स्टैटिक अवस्था में है ना, तब तक स्टैटिक अवस्था में क्यों है? क्योंकि फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो जब तक ये फोर्स उस लिमिटिंग फ्रिक्शन को ओवरकम ना कर दे, तब तक ये स्टैटिक रहेगा। और जैसे ही लिमिटिंग फ्रिक्शन को ओवरकम करेगा फोर्स, वो मोशन करने लगेगा बॉक्स। यानी मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स किसके बराबर हो सकता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर। यानी मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगाया जा सकता है? अप्लाइड फोर्स के बराबर। तो पूछा जा रहा है मार्जिनल फ्रिक्शन यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो सकता है ना, 200 न्यूटन, यही अप्लाइड फोर्स है। यानी राइट आंसर इज 200 न्यूटन, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट डाउन अ हिल with a constant acceleration, it achieves 400 meters in 20 seconds. If the weight of the truck is 7 tons, then what will be the force acting on it? Very simple question, है ना। आपने लॉ ऑफ इक्वेशन पढ़ा होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा होगा। लॉ ऑफ मोशन के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन, उसमें से एक इक्वेशन है यस यस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, यू इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम, ए एक्सेलरेशन, टी टाइम। यहां देखिए क्या क्या दिया हुआ है और इसको पुट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 400 मीटर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या है? यहां ध्यान देना है, ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। जब कोई वस्तु रेस्ट से स्टार्ट होती है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो यू यहां पे जीरो हो गया। तो क्या होगा? 400 इक्वल टू जीरो, यू इंटू टू जीरो, ये पूरा जीरो हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। जीरो प्लस हाफ, ए निकालना है हमें, और टाइम 20 दिया हुआ है, 20 इंटू 20, 80 स्क्वायर यानी 20 इंटू 20। तो अगर ए आप यहां से कैलकुलेट करते हैं तो 400, ये 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई में डिवाइडेड बाई 20 इंटू 20, 400। ए इक्वल टू A equal to 2 meter per second and F equal to
मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना दिया हुआ है 7 टन, यानी 7000 केजी, एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड, यानी 14000 न्यूटन। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, तो फोर्स कितना निकला 14000 न्यूटन। तो नेक्स्ट राइट आंसर इज 14000 न्यूटन, डी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है लेकिन ट्रिकी है यहाँ पर। नेक्स्ट जो हमारा न्यूमेरिकल है, नेक्स्ट जो फिजिक्स का न्यूमेरिकल है उसको यहाँ देखते हैं हम, उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। मैंने ज्योग्राफी के क्लास में मैंने ये बताया है, ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है कि आपके घर में जो यूनिट्स होते हैं, एक यूनिट में, एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलो वाट आर। 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट आर। घर में जो आपका यूनिट आता है, बिजली बिल आता है, 1 किलोवाट एनर्जी जो आप यूज करते हैं, और उसमें कितना जूल होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। यानी एक यूनिट में कितनी एनर्जी यूज कर रहे हैं आप 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, इतनी एनर्जी यूज कर रहे हैं 1 किलोवाट आवर के बराबर। कितना यूनिट यूज हो रहा है 250 यूनिट, तो 250 यूनिट बराबर 3.6 इंटू 10⁻⁶ इंटू 250, ये अप्रोक्स आएगा आपका 9 इंटू 10⁸ जूल, है ना। 9 into 10 to the power 8 joule. So the right option is C. C is the right option. Next question. In which medium the speed of sound is maximum? जैसे जैसे मीडियम की डेंसिटी बढ़ती है, स्पीड, साउंड की स्पीड बढ़ती है, और सॉलिड की डेंसिटी सबसे अधिक होती है, तो साउंड का स्पीड किसमें सबसे अधिक होगा सॉलिड में। अब इस ऑप्शन में चेक करना है सॉलिड कौन है, सॉलिड स्टील होता है ना। तो राइट ऑप्शन इज बी, स्टील में साउंड की स्पीड मैक्सिमम होगी, क्योंकि स्टील सॉलिड है और सॉलिड की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम डेंसिटी में साउंड की स्पीड मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द पोटेंशियल एनर्जी, it's also a very tricky question. The potential energy of a freely falling body continuously decreases. कोई बॉडी जब नीचे फॉल होता है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, यस। व्हाई? पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है। ऑप्शन देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नॉट वायलेटेड, ये सही ऑप्शन है। वायलेट नहीं हो रहा है यानी फॉलो हो रहा है, वायलेट नहीं हो रहा है मतलब फॉलो हो रहा है, और यही हो रहा है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में, टोटल एनर्जी कंजर्व हो रहा है। दूसरा ऑप्शन गलत है, यानी राइट ऑप्शन इज ए। तीसरा भी गलत है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट वायलेटेड, राइट ऑप्शन इज ए, यानी द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट वायलेटेड। ट्रिकी, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकता था ना, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज फॉलोड, तो नॉट वायलेटेड का मतलब ही होता है फॉलोड, और कंजर्वेशन एनर्जी वहां पे फॉलो हो रहा है, तो राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पेयर ऑफ oxen exert a force of 140 newton with plying the field. The field plowed is 15 meter long. The work done in plying the length of the field is. वर्क कितना टन हो रहा है, इतने लेंथ को की जुताई करने में इतना फोर्स लग रहा है, और इतने लेंथ की जुताई हो रही है, तो वर्क कितना हो रहा है, तो वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है 140 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 15 मीटर का। अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 2100 जूल, है ना। तो सी इज द राइट ऑप्शन, राइट आंसर। द फोकल डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन मिरर, वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। देखिए फोकल डिस्टेंस होता क्या है, ये कर्वेचर है, कर्वेचर का सेंटर होता है, कोई भी कर्व सरफेस है उसका एक सेंटर होगा जिसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, उसके हाफ पॉइंट को फोकस कहा जाता है। तो जो प्लेन मिरर है इसको क्या करें ना, इसको स्ट्रेट करते जाएं, स्ट्रेट करते जाएंगे तो ये फोकस शिफ्ट होता जाएगा इधर की तरफ, और जब ये पूरा स्ट्रेट हो जाएगा तो इसका फोकस इनफाइनाइट पे चला जाएगा, इनफाइनाइट पे फोकस चला जाएगा, यानी द फोकल डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन मिरर इज इंफिनिटी, इज द राइट ऑप्शन। which term in the following does not denote the electric power, है ना, इलेक्ट्रिक पावर इन इलेक्ट्रिक करंट, which term in the following does not denote, याद रखना है डज नॉट, जो पावर को डिनोट नहीं करता है, तो वी आई करता है, वी आई करता है, ये सिंपल डेफिनेशन है, वोल्टेज इनटू करंट इक्वल टू पावर।
अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो आई आर वोल्टेज इक्वल टू करंट इंटू रेसिस्टेंस इंटू आई, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर, यानी ये भी करता है, ये भी करता है, और वी स्क्वायर आर भी करता है, और यहाँ पे सिंपल दिख रहा है आई आर स्क्वायर है, ये ऑड है, यानी ये नहीं करता है। या तो आई स्क्वायर आर होगा, या भी आप कर सकते थे, या तो आई स्क्वायर आर होगा या आई आर स्क्वायर होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, आई स्क्वायर आर, तो आई आर स्क्वायर तो हो नहीं सकता है, इसलिए ए नहीं हो सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ए। ए जो है पावर को डिनोट नहीं करता है, तो 78 का ए। नेक्स्ट है 79, इन शॉर्ट सर्किट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ टाइम सर्किट। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है और इसका आंसर हमें नहीं मिल पाया है, तो सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिवाइस टू प्रोटेक्ट इक्विपमेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक। किसी भी डिवाइस को इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए क्या करते हैं आप, किसी भी डिवाइस को इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए उसमें फ्यूज लगाते हैं। फ्यूज में क्या करते हैं, यानी राइट ऑप्शन बी है, फ्यूज में क्या करते हैं, एक वायर लेते हैं जिसकी मेल्टिंग पॉइंट कम हो, ताकि जैसे ही एक्स्ट्रा करंट फ्लो हो वो मेल्ट कर जाए और कनेक्शन कट हो जाए, और डिवाइस जो है हमारा एक्स्ट्रा करंट से बच जाए, एक्स्ट्रा वोल्टेज से बच जाए। तो फ्यूज इज द राइट आंसर। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट, है ना, फिजिक्स क्वेश्चंस। तो हमने यहाँ ज्योग्राफी और फिजिक्स के क्वेश्चन डिस्कस किए। फिजिक्स का क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस्ड था, दैट इज वेरी कॉन्सेप्चुअल, एंड ज्योग्राफी के क्वेश्चन फैक्चुअल थे, लेकिन ऐसे फैक्ट्स थे जिसे कॉन्सेप्ट जानने के बाद ही आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बीपीएससी ने हमें इंडिकेट किया है कि आगे आने वाले समय में बीपीएससी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकता है या पूछ रहा है, तो आप इन डेप्थ स्टडी करें, एनालिटिकल स्टडी करें, ना कि सुपरफिशियल स्टडी करें। थैंक यू।